1 महीने में भी मेरे पास मतलब ये है अनुभव कि 1 महीने के अंदर भी पीटी निकाला जा सकता है, लेकिन इसके बाद आप लूजिंग ट्रैक पर होंगे। यदि आज भी ट्रैक पर नहीं आए तो मुश्किल है। पढ़ाना तो एक चीज़ है ही, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ आपको ट्रैक पर रखना और आपसे रिजल्ट ले लेना, यह भी हमारा काम है और हम लोग इसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करना भी चाहते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या ज़रूरत है, जो बात आपको इरिटेट करती है वही बात हम बार बार बोलते हैं। तो इसलिए कि हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, क्या होता है, हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा। जो बात आपके लिए हितकारी भी हो और आपके मनोनुकूल भी हो, यह नहीं होता है, बहुत कम होता है। बहुत कम ऐसी दवा है जो कड़वी ना हो और काम कर जाए। ठीक है, तो थोड़ी सी कड़वी दवा ज़रूर है, लेकिन ये आप ही के लाभ के लिए। मैथ में यदि 2 + 2 = 4 होता है तो वहीं आंसर है। बात समझ रहे हैं? तो यदि 10 में 10 आपके आंसर मैच कर जाते हैं, आपको लगता है कि हमने बना के सॉल्व कर लिया, तो वहीं आपके अंदर एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है परीक्षा हॉल में, और वो हार्मोन 10 सवाल और सही करा के जाएगा। बात समझ आ रही है? तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस विथ योर कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज़ वाई आई रिपीटेडली टेल दैट यू हैव टू प्रैक्टिस मैथ्स एज अर्ली एज यू कुड एंड एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। जितनी बार आप कर सकते हैं और जितनी जल्दी कर सकते हैं। सुबह सुबह उठिए और सबसे पहले मैथ बना लीजिए। सबसे पहले मैथ बनाइए, दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। शरीर तो फ्रेश होता ही है सुबह सुबह में, दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। ठीक है ना? दूसरा, जो मैप की बात है, मैप आपको अभी समझ में नहीं आएगा, परीक्षा हॉल में लगेगा कि कितना बड़ा आपने काम किया। मैथ पे कमांड, मैप पे कमांड है। और एक एक सेगमेंट के लिए मैंने कहा कि एक बार एशिया कीजिए, उसको भी 2 दिन में कीजिए। एक दिन लैंड कीजिए, एक बार वाटर कीजिए। ठीक है, एक बार अफ्रीका कीजिए। तो कितना है, 7 महादेश है, 14 दिन लगेगा। फिर 14 दिन रिवीजन कीजिए। उस 14 दिन में 7 दिन भारत पढ़िए, 7 दिन बिहार पढ़िए, और जब मौका लगे तो बिहार भारत को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स अभी जितना दिन हम पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर्स आपको अपने से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम मटेरियल दे देंगे, चूँकि हम ये सोच रहे थे कि आपको रोज़ का रोज़ दे दें, लेकिन फिर लगा कि कन्फ्यूजन हो जाएगा। आपको सारा एक साथ ही देंगे, ज़्यादा तो है नहीं, पतला सा ही है, अभी बन रहा है, तो उस पर हम एफर्ट कर रहे हैं। और जैसे वो फाइनल हो जाएगा तो आप लोग को इस क्लास के पहले ही हम दे देंगे उसको। ठीक है, तो करंट अभी मत पढ़िए। तो 2 सेगमेंट है, मैथ्स, मैप और करंट छोड़ देना है। एक है पीवाई की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रोज़ मैंने एक बनाने के लिए कहा था, क्लास में कई लोग बनाकर हमको मैसेज कर देते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डन। ये बहुत अच्छा है, और देखिए कोई भी करता है तो मैं विदिन सेकंड्स रिप्लाई करता हूँ उसको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप भी बनाइए। उससे क्या होता है ना कि दिमाग में जो खाका बनाना है, जो अलमारी बनानी है दिमाग में, उसका फ्रेम बनेगा। जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है और फिर कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे उसको। उसमें वो किताब आपके लिए गाइड का काम कर जाएगा, क्वेश्चन आपके लिए गाइड का काम कर जाएगा। समझ आ रही है बात? देखिए, पीटी में मैंने 2 बातें कही थी। पीटी जो है अपना बेस्ट करना होता है और दूसरों से बेहतर करना होता है। अपना बेस्ट और दूसरों से बेहतर। तो अपना बेस्ट का तो कोई अंत नहीं है, और दूसरों से बेहतर का कुछ पता नहीं है। तो मेहनत अनंत है। पीटी मतलब पगली पढ़ाई, पढ़ते रहिए। इसमें कहीं ये नहीं है ना कि आपको हाँ आज 8 घंटा हो गया अब रिलैक्स है, नहीं, 1 घंटा और पढ़ लीजिए, दूसरों से बेहतर हो जाए। ठीक है ना? तो दोनों तीनों का मिक्सचर करके आप काम कीजिए। इसके अलावा मैंने कहा था कि रोज़ एक विषय पढ़ना है। कितने लोग हैं जो एक विषय रोज़ पढ़ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप आधा घंटा मैप देखेंगे, आधा घंटा मैथ बनाएंगे, और 1 घंटे PYQ में लगेगा, तो 2 घंटा हुआ। 1 घंटा करंट पढ़ेंगे, 3 घंटा हुआ। 3 घंटा के अलावा 5-6 घंटा जो बचता है आपके पढ़ाई में, वो आप क्या पढ़ते हैं? यही तो मैंने मना किया था। हमने कहा था कि 1 दिन में एक विषय पढ़िए, 5-6 दिन में एक विषय को हमेशा के लिए ख़त्म कीजिए, नहीं तो सब पढ़ते रह जाइएगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। जैसे ऑनलाइन में जितने लोग हैं वो बताइए, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? ऑनलाइन आप पूछ रहे हैं।
अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑनलाइन से पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं, बता रही हैं। विल्सन नहीं है, नहीं बताइए, कोई भी बताए कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। अब ये तो सबसे ऊंची चोटी पूछने पर ये दिक्कत है। यदि पूछ दे कि यूरोप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कई बार ऐसा भी सवाल आता है। फोकस होकर पढ़िए, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए और आनंद लीजिए, नहीं तो फिर मुश्किल है। ये जो है ना, अब हम लोग आखिरी 1 महीने में प्रवेश कर रहे हैं। आल्प्स तो रेंज है। हाँ, कौन बोला? विंसन कौन बोला अंटार्कटिका का? हाँ, विंसन मैसिफ, वेरी गुड। हाँ, विंसन मैसिफ इज द राइट आंसर। ठीक है। मोंट ब्लांक, यूरोप का जो है मोंट ब्लांक। ठीक है। और सबसे ऊंचा यूरोप का कौन सा है? यूरोप का सबसे ऊंचा एल्ब्रुस। ठीक है। चलिए, आइए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको लिखवाते हैं करंट में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा तेज़ी से। अपना अपना माइक बंद कर लीजिए, कलम उठा लीजिए और लिखिए। आज तीसरा दिन है, हम लिख दे रहे हैं इस पर। ये 40 दिन का जो क्लास है हमारा, 40 डेज क्लास, 40 डेज क्लास का ये आज 10th डे है? और 10th डे में हमने पहले सेगमेंट में हिस्ट्री का मॉडर्न पार्ट क्लियर किया है, और ये दूसरा सेगमेंट हम अभी कर रहे हैं जो करंट का ये 3rd डे है, 2nd डे है, 3 दिन है। यानी आज के बाद 3 दिन और बाकी है। 3 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा और आपके दिमाग को ऐसा ही ट्यून करना है कि हमको 3 ही दिन और करंट पढ़ना ही है। समझिए कि चौथे दिन परीक्षा है और करंट आपको समाप्त करना है, इस हिसाब से पढ़िए। चलिए, यूरोपीय संघ की पहली महिला राष्ट्रपति, हाँ, यूरोपीय संघ की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक। नाम क्या है? कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक। ठीक है, कैटलिन नोवाक। FATF क्या होता है, पता है किसी को? हाँ हाँ, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अभी इसके अध्यक्ष सिंगापुर के एक व्यक्ति को बनाया गया है, उनका नाम क्या है? टी राजा कुमार। FATF के अध्यक्ष सिंगापुर के कौन है? टी राजा कुमार। ठीक है, टी राजा कुमार। FATF का गठन 1989 में हुआ था। ठीक है। चलिए, भारत में अभी 19वां यूनिकॉर्न बना है, स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बना है उसका क्या नाम है? अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट, उसका नाम है भारत पे। भारत पे लिखिए, भारत पे 2021 में यूनिकॉर्न बनने वाला 19वां भारतीय स्टार्टअप है। 2021 में यूनिकॉर्न बनने वाला 19वां भारतीय स्टार्टअप है। 2021 में यूनिकॉर्न बनने वाला 19वां भारतीय स्टार्टअप है। अगला लिखिए, BBC। यह वरीयता क्रम में नहीं है, यह केवल महत्व के क्रम में लिखा रहे हैं। मतलब आपको यदि हम जिस सोर्स से लिखवा रहे हैं या अलग अलग सोर्सेज से, तो उसमें एक पेज में 1 या 2 इन्फॉर्मेशन लिखवा रहे हैं। यह रिस्की है, यदि आप पढ़िएगा तो उतना छोड़ ही नहीं सकते हैं। और यही है कि आपको थोड़ा सा हर लाइन आपको महत्वपूर्ण लगेगा, उसमें हम 2 या 3 लाइन आपको लिखवा रहे हैं, तो दैट इज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ रिस्क और दैट हैज़ टू बी टेकन। ठीक है, लिखिए, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन
BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मीराबाई चानू। क्या नाम है? मीराबाई चानू। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है अभी? एलन मस्क। यह हमने आपको जब इंडेक्स पढ़ाया था तब बताया था, हुरून करके है, हुरून, हाँ क्या नाम है? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। लिखिए अगला पॉइंट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लेकिन आजकल सवाल ये ऐसे नहीं पूछता है कि कौन सबसे अमीर हैं, पूछेगा एलन मस्क की 2 कंपनियों के नाम बताएं। टेस्ला सब बताएगा। दूसरी कंपनी का क्या नाम है? 4 कंपनी दे देगा, निम्न में से कौन सी कंपनी एलन मस्क की नहीं है? ठीक है ना? स्पेस एक्स, टेस्ला और स्पेस एक्स। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है, तमिलनाडु और राजस्थान सेकंड पर है, तमिलनाडु थर्ड पर है। एक पुरस्कार है एबेल पुरस्कार, बहुत अच्छा पुरस्कार मान, एबेल पुरस्कार, एबेल प्राइज, इसको टिक कर लीजिएगा। हो सकता है कि एक नहीं होता है डार्क हॉर्स की तरह ये सवाल आपको पूछ सकता है। हाँ, तो इस बार शायद तुम्हारा मुराद पूरा हो जाएगा। हाँ, लिखिए, अमेरिका के मैथमेटिशियन हैं, ये मैथमेटिक्स के लिए अलग से नोबेल प्राइज़ समझिए, ये नोबेल प्राइज़ है मैथमेटिक्स के लिए, इसको मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, एबेल प्राइज़ को। ठीक है, अमेरिका के मैथमेटिशियन हैं, उनको दिया गया है, उनका नाम है डेनिस पार्नेल सुलिवान। डेनिस पार्नेल सुलिवान किसको मिला है? डेनिस, हाँ, पार्नेल सुलिवान। सुलिवान आप लोगों को याद ही होगा, सुलिवान, ठीक है ना? स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड, लिखिए स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड, मेल, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ, नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर, नीरज चोपड़ा, और महिला में मीराबाई चानू को। ठीक है, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल और फीमेल। इस बार मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? मिस वर्ल्ड पूछे हैं, यही तो होगा भारत। हाँ ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए, ठीक है, सही जा रहा है, पढ़ा हुआ है आपसे, ऑप्शन में गलत नहीं होगा। कैरोलिना बिलावस्का, मिस वर्ल्ड 2021, मिस वर्ल्ड 2000, हाँ, कैरोलिना बिलावस्का, बिला बिलावस्का, बिलावस्का पोलैंड की है। इसमें भारत की जो थी ना, वो मतलब उपविजेता रही थी, प्रथम उपविजेता, इसलिए वो नहीं है। चलिए अगला लिखिए, टॉम्ब ऑफ द सैंड। पूछेगा व्हाट इज टॉम्ब ऑफ द सैंड? टॉम्ब ऑफ द सैंड, हाँ, TOMB, टॉम्ब ऑफ द सैंड, टॉम्ब ऑफ द सैंड, टॉम्ब ऑफ द सैंड। ठीक है, यह बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार। उस लिस्ट में शामिल होने वाला यह पहला हिंदी साहित्य है, यह हिंदी साहित्य है। टॉम्ब ऑफ द सैंड क्या है? हिंदी का किताब है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के सूची में शामिल हुआ है।
तो कोई हिंदी का किताब बुकर पुरस्कार में शामिल हो, ऐसा पहली बार हुआ है। तो एक तो बुकर महत्वपूर्ण है और हिंदी उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और पहली बार आ गया तो और तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ आ गया, 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होगी। पहली बार कोई हिंदी साहित्य बुकर पुरस्कार में शामिल हुआ, बुकर पुरस्कार मिला नहीं है, वहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, ठीक है। इसको मूल रूप में किताब का नाम था रेत समाधि। क्या नाम था? रेत समाधि। लेकिन डेजी रॉकवेल नाम की महिला ने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया है। डेजी रॉकवेल। वैसे पुरस्कार मिलेगा तो वो कहा जाएगा कि हिंदी को मिला। चलिए अगला लिखिए। ये हम लिखवा चुके हैं, रिजवाना हसन वाला लिखवा चुके हैं ना, वुमेन ऑफ द करेज, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज। 12 महिलाओं को मिला था पूरे इसमें। ये अमेरिका का फॉरेन मिनिस्ट्री देता है इस पुरस्कार को, पूरे वर्ल्ड की 12 महिलाओं को दिया है अमेरिका का विदेश विभाग। उसमें जो सबसे ये प्रसिद्ध हुआ है रिजवाना हसन, अंतर्राष्ट्रीय साहस पुरस्कार। 8 मार्च 2022 को रामनाथ कोविंद जो भारत के माननीय राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक महिला पुरस्कार की घोषणा की थी और दिया था। उस पुरस्कार का नाम क्या है? उस पुरस्कार का नाम है नारी शक्ति पुरस्कार। महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण नारी शक्ति पुरस्कार किसको मिला, यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें बिहार की एक महिला को मिला है। ठीक है, उनका नाम है अनीता गुप्ता। बिहार की अनीता गुप्ता को ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनके योगदान के लिए अनीता गुप्ता को नारी शक्ति पुरस्कार मिला। कुल मिला के 29 महिलाओं को इस बार नारी शक्ति पुरस्कार मिला था, लेकिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अनीता गुप्ता। ये बिहार के भोजपुर जिले की रहने वाली है। देखिए, एक है बोल्डमान पदक, फिजिक्स के लिए दिया जाता है। बोल्डमान, BOLTZMAN, BOLTZMAN, बोल्डमैन पुरस्कार, या पुरस्कार नहीं, मेडल, पदक, बोल्डमैन पदक। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम नहीं बताते कि जो भारतीयों को मिलता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह मिला है भौतिक विज्ञानी दीपक धर को। बोल्डमैन किसको मिला है? बोल्डमैन, BOL, बोल्ड, मान लिखिए, पदक किसको मिला? दीपक धर को। दीपक धर ये फिजिक्स के स्कॉलर हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप लिखिए। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। हाँ, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। हाँ, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। इसके ये उषा उथुप की जीवनी है। ठीक है, बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप, ये उषा झा ने लिखा है, सॉरी सृष्टि झा ने लिखा है। एक किताब और लिखी है, द ब्लू बुक, अ राइटर्स जर्नल। द ब्लू बुक और राइटर्स जर्नल। द ब्लू बुक, ऐसे भी याद रखें ना, द ब्लू बुक, राइटर्स जर्नल, JOUR, ठीक है ना, जर्नल, राइटर्स जर्नल। अमिताभ कुमार, अमिताभ ह नहीं, अमिताभ कुमार, उसी का डॉट देके है। द ब्लू बुक के बाद लिखना है द राइटर जनरल। ठीक है, चलिए। माई ईवी एक पोर्टल है, किस चीज़ से संबंधित है? माई ईवी, माई और ईवी, ये पूछेगा यह किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है? माई ईवी यानी माई इलेक्ट्रिकल व्हीकल, यह किस सरकार का?
दिल्ली सरकार का, वेरी गुड। UPI 123 पे, UPI 123 पे देखिए, UPI 123 पे, ठीक है। और एक है DG साथी, क्या नाम है? DG साथी। यह क्या है? UPI 123 पे एक फीचर है। UPI 123 पे जो है ना, ये एक फ़ोन में एक फीचर है, ठीक है। यह RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है और उसमें क्या करता है कि दूसरा जो है DG साथी क्या है, यह पेमेंट का विकल्प देता है 24/7, यानी कि जो ई-रूपी के कंसेप्ट आया था इस बार के बजट में, उसी का यह दो पहल है। UPI 123 पे और DG साथी एक फीचर है उसका, जिससे कि ऑनलाइन पेमेंट को RBI उपलब्ध कराता है। हाँ, RBI द्वारा, इसमें महत्वपूर्ण है RBI। अगला लिखिए, मेघालय के किस स्थान को यूनेस्को के विश्व विरासत की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? मेघालय का कौन सा स्थान है, कौन सा जगह है मेघालय का, जिसको यूनेस्को का विश्व विरासत के अस्थायी सूची में, किस सूची में? अस्थायी सूची में डाला गया है। किसके? यूनेस्को के। यूनेस्को की अस्थायी सूची में डाला गया। मेघालय का कौन सा जगह है? इसका नाम है जिग किंग जेरी। क्या नाम है? जिग किंग जेरी। जिग किंग और जेरी, जिग किंग जेरी। इसी को कहते हैं लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज, क्या दूसरा नाम है इसका? लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज लिखना पड़ेगा, लिविंग रूट ब्रिज, LIVING ROOTBRIDGE ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज या जेरी, जिंकिंग जेरी, यह यूनेस्को का विश्व विरासत में अस्थायी है, ठीक है ना। इसके अलावा कोंकण क्षेत्र का लिखिए, इसके अलावा कोंकण क्षेत्र का जियोग्लिफ्स, क्या नाम है? जियोग्लिफ्स। जियोग्लिफ्स, 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 ठीक है। आंध्र प्रदेश का वीरभद्र मंदिर, आंध्र प्रदेश का वीरभद्र मंदिर, कोंकण क्षेत्र का जियोग्लिफ्स, आंध्र प्रदेश का वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल। मोनोलिथिक बुल, मोनोलिथिक बुल। अब बताइए, मोनोलिथिक बुल लिख दिया, आप लोग लगा कितना लंबा चौड़ा नया बात है, नहीं? मोनोलिथिक बुल, और इसको कहेंगे नंदी बैल। समझ आ गया? एक एकात्मक बना हुआ बैल, उसको कहा जाएगा मोनोलिथिक बुल। मंदिरों के सामने में जो नंदी का मूर्ति बना होता है, लगभग एकात्मक होता है मोनोलिथिक। तो यह आंध्र प्रदेश का दो हो गया, इसमें वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल, और कोंकण क्षेत्र का जीरोग्लिफ्स, यानी ये तीनों भी अस्थायी में यूनेस्को की सूची में आए हैं, ये तीनों भी, यानी 4 हो गया। ईशान मंथन क्या है? ईशान मंथन क्या है? ईशान मंथन, ई तालव्य आकार न, ईशान, ईशान मंथन। यह उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट का एक फेस्टिवल गैलरी कहिए। ईशान मंथन नॉर्थ ईस्ट का एक गैलरी के रूप में राष्ट्रीय कला केंद्र में उद्घाटन किया गया है, जिस गैलरी का नाम है ईशान मंथन। क्योंकि अभी भारत सरकार के पर्यटन मंत्री कौन है? केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री, भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी।
जी किशन रेड्डी, भारत सरकार के कौन है? जी किशन रेड्डी। उन्होंने ही यह नॉर्थ ईस्ट पर जो उत्सव वाला गैलरी का स्टार्ट किया है। दरअसल अभी भारत सरकार में नॉर्थ ईस्ट का ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रहा है। कैसा कार्यक्रम चल रहा है? नॉर्थ ईस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग। राष्ट्रीय कला केंद्र में इसको शुरू किया गया है। गैलरी के पार्ट में ईशान मंथन, और ईशान मंथन उस बड़े कार्यक्रम का भाग है जो अभी नॉर्थ ईस्ट के ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग। यानी भारतीय संस्कृति और कला मंत्रालय यह चाह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट भारत के संस्कृति के मानचित्र पर काफ़ी सक्रिय दिखे। इसी को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग। अभी भारत सरकार क्या कर रही है? नॉर्थ ईस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रही है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करना कहते हैं किसी भी चीज़ पर डीप जाकर सोचना और उस पर कार्य करना, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग, है दिमाग लगाना। भारत भाग्य विधाता क्या है? व्हाट इज भारत भाग्य विधाता? जिला महोत्सव में भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया गया है। जैसे कि अभी क्या चल रहा है? अभी भारत में चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसी में लाल किला में एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता, स्मृति ईरानी के द्वारा। स्मृति ईरानी अभी कौन मंत्री हैं भारत सरकार में? और कोई मंत्रालय है? देखिए ध्यान से। तो अभी हमको लगता है कि महिला और बाल विकास। हाँ नहीं, देखिए कंफर्म कर लीजिए। स्मृति ईरानी कौन मंत्री हैं अभी? कौन बोल रहा था? हाँ, महिला और बाल विकास है, ठीक है ना। तो भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने किया। चलिए, सागर परिक्रमा क्या है? सागर परिक्रमा अभी ईशान मंथन, उसके बाद हमने लिखवाया क्या? भारत भाग्य विधाता, उसके बाद सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा लिखिए, समुद्री मत्स्यिकी क्षेत्र की संपत्ति का प्रदर्शन कार्यक्रम है। यानी समुद्र में मछली वगैरह का क्या ये है, क्षमता है, ज़्यादातर कितना उत्पादन होता है, इसके बारे में भारत अपनी जो शक्ति दिखाता है उसके प्रदर्शन को क्या कहते हैं? सागर परिक्रमा। यह योजना अभी यह एक कार्यक्रम के तौर पर शुरू किया गया है। शक्ति प्रदर्शन, मत्स्यिकी क्षेत्र की संपत्ति का मतलब मान लीजिए मत्स्यिकी क्षेत्र यानी मछली उत्पादन जो है उसमें क्या हमारा पावर है, उसके प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम है, क्या नाम है? सागर परिक्रमा। ठीक है, हाँ तो चलिए ठीक है, हाँ गलत कुछ भी नहीं था। हाँ, यह पशुपालन और डेयरी मंत्री ने शुरू किया इसको, सागर परिक्रमा को। तो जब कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम कोई मंत्री करते हैं तो मंत्री भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो पर्यटन मंत्री कौन है अभी भारत सरकार का? जी किशन रेड्डी। बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। तो वैसे ही आपका मतलब डेयरी मंत्री कौन है? पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन। ऑप्शन ने डायरेक्ट बताया था, पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम, बढ़िया है। अब पूछेगा सागर परिक्रमा कहाँ से शुरू हुआ? सागर परिक्रमा कहाँ से शुरू हुआ था? लिखिए मांडवी, मांडवी से शुरू हुआ था। वरुण अभ्यास पूछ सकता है इस बार। वरुण नहीं, भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच, भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच वरुण अभ्यास अरब सागर में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल लिखिए वरुण अभ्यास के बाद, परम शक्ति क्या है? परम शक्ति क्या है? हाँ वेरी गुड, यह पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है। पेटा स्केल यानी कि काफ़ी तेज़ी से गणना करने में सक्षम एक सुपर कंप्यूटर है। पेटा स्केल हम बहुत पहले बताए हैं, ये क्लास में बताए थे। पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है परम शक्ति। देखिए, पूर्णतः स्टील के कचड़े से बनी हुई सड़क, पूर्णतः स्टील के कचड़े से बनी हुई सड़क, पूरी तरीके से स्टील के रफेज से बना हुआ, स्क्रैप से बना हुआ सड़क कहाँ पर प्रदर्शित की गई? लिखिए आंसर, सूरत। पूरी तरह से स्टील से प्रदर्शित की गई। कहाँ पर शुरू किया गया?
सूरत में दिखाया गया इसको, मतलब बनाया गया। अगला लिखिए, विश्व बैंक ने अभी हाल ही में वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, यह दक्षिण अफ्रीका के लिए है, खास तौर पे दक्षिण अफ्रीका के लिए है। लेकिन सवाल ये पूछेगा कि यह किस प्रजाति के प्राणियों को बचाने के लिए है, किस लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए। तो आंसर होगा ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए इसने क्या किया है, दक्षिण अफ्रीका के जो प्रयास चल रहे हैं उसके समर्थन के लिए बॉन्ड जारी किया है। उस बॉन्ड का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉन्ड? सवाल उलट गया नहीं, बॉन्ड ही से शुरू किए थे, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। हाँ, ब्लैक राइनो के लिए है, दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र है, और किया किसने है? विश्व बैंक ने। इसीलिए इसको राइनो बॉन्ड भी कहा जाता है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को क्या कहते हैं? राइनो बॉन्ड। कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, किन दो देशों के बीच जो सैन्य अभ्यास हुआ विशाखापट्टनम में, उसका नाम है स्लिनेक्स। वेरी गुड, स्लिनेक्स, SLINEX, स्लिनेक्स। श्रीलंका और भारत के बीच 9वां अभ्यास है, विशाखापट्टनम में हुआ था। चलिए, आर्ट पार्क क्या है? व्हाट इज आर्ट पार्क? ये जियो ग्लिच, आर्ट पार्क, ARTPARK, आर्ट पार्क नहीं, आर्ट पार्क, ARTPARK, आर्ट पार्क। वेरी गुड, आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्ट जो है आर्टिफिशियल से शुरू होता है। लिखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। A for artificial intelligence, R for robotic and T for technology. A for artificial intelligence, R for robotic और तीसरा है टेक्नोलॉजी, R for रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क हो गया, ARTPARK। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अपने तरह का पहला हो गया। ठीक है, सवाल पूछेगा कहाँ पर लॉन्च हुआ है। सवाल अब आया, कहाँ पर है? कौन बोलना चाह रहा है? वेरी गुड, बेंगलोर में। अच्छा, मैंने उस दिन लिखाया था पिछले वाले क्लास में आपको कि भारत जो है कार्बन उत्सर्जन में 0 दर प्राप्त करना चाह रहा है। कब? 2070। भारत ने अपने लिए लक्ष्य रखा है 2070 का, लेकिन भारत का ही एक शहर है जिसने अपने लिए लक्ष्य रखा है 2050 का। वही महत्वपूर्ण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लिखिए, 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए दक्षिण एशिया का पहला शहर, केवल भारत का ही नहीं, दक्षिण एशिया का पहला शहर मुंबई दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का सबसे पहला शहर बन जाएगा। इसके लिए आवश्यक ढांचा वगैरह योजना सब तैयार कर चुका है, कैसे कैसे करना है। चलिए अगला लिखिए, SAFF बहुत बढ़िया। फाइनल खिताब भारत ने जीता है, महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है। ये क्या है? सैफ का महिला, सैफ में बहुत गेम होते हैं लेकिन इसमें महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने जीत हासिल की है अंडर 18 में। क्योंकि हमने कहा ना, किसी में भी यदि भारत जीतता है तो वो महत्वपूर्ण होता है। स्विस ओपन सुपर 30 बैडमिंटन किसने जीता है? सुपर 300। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता? स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट पीवी सिंधु ने 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स प्रतियोगिता 19th एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप
तो 23 से लिखिए। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। लिखिए जर्मन ओपन 2022, जर्मन ओपन 2022 में, ये भी यही है, बैडमिंटन का ही खेल है जर्मन ओपन। यह इसका एकल फाइनल में मतलब रजत पदक जीता। एकल फाइनल में रजत पदक किसने जीता? भारत के लक्ष्य सेन ने। क्या नाम है? लक्ष्य सेन। इसका एकल में यानी एकल मुकाबला में सिल्वर मेडल जीता भारत के लक्ष्य सेन ने। हाल ही में एक लड़की बहुत प्रसिद्ध हुई है, वैसे बहुत प्रसिद्ध नहीं कहेंगे, जब आप लोग उसको जान जाएंगे तो मान जाएंगे प्रसिद्ध है। उसका नाम है प्रियंका नुटक्की। प्रियंका नुटक्की, क्या नाम है? प्रियंका नुटक्की। अच्छा, जब सवाल पूछ देगा तब समझ में आ जाएगा, इसीलिए सवाल पूछा जाता है इन लोगों को प्रसिद्ध कराने के लिए। यह भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर मतलब शतरंज के खिलाड़ी हैं। 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं। अगला लिखिए, आजकल जो कबड्डी लीग हो रहा है जिसमें 3 बार पटना पायरेट जीता लगातार क्या, एक बार छोड़ के, इस बार कबड्डी लीग लिखिए प्रो कबड्डी लीग सीजन 8, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 या 8 में पटना पायरेट्स को हराकर कहाँ की टीम विजयी रही? 2 इन्फॉर्मेशन हो गया। पटना पायरेट्स रनर अप रहा, उप विजेता रहा, जीता कौन? यानी गेस, दिल्ली के दबंग, दिल्ली दबंग, दबंग दिल्ली, सॉरी दिल्ली दबंग नहीं, दबंग दिल्ली केसी, दबंग दिल्ली केसी। चलिए, आप लोग बहुत दिवस याद किए हैं, बताइए डॉल्फिन दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? बोलो बोलो, ठीक है बोलो। 5 तो ठीक है, और भी ठीक है, लेकिन अगस्त नहीं है यार। 5 अक्टूबर इस बार चूँकि फैसला किया गया है इसलिए महत्वपूर्ण है। 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। इन्वेस्ट टू एंड, एंड मतलब ख़त्म कीजिए, क्या ख़त्म करना है? टीबी, सेव लाइफ्स। ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तपेदिक के लिए, ठीक है ना। यह विश्व टीबी दिवस का विषय था। इस बार जो विश्व टीबी दिवस मना, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, उसका थीम था ये। क्या थीम था? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। अब सवाल पूछ सकता है कि टीबी दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च, ठीक है 24 मार्च। 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस है, उस दिन टीबी कैसे बनाएगा? बिहार राज्य का स्थापना दिवस 22 मार्च। अदृश्य को दृश्य बनाना, यह किस चीज़ का थीम है? अदृश्य को दृश्य बनाना, अदृश्य को दृश्य बनाना किस चीज़ का थीम है? अंजलि बोल रही, रुकिए 1 मिनट सुनते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा। जल दिवस का 22 मार्च को मनता है विश्व जल दिवस। हाँ, ये ग्राउंड वाटर के बारे में कहा गया, भूजल के बारे में। अदृश्य को दृश्य बनाना, जो जहाँ जो नीचे है, हाँ अदृश्य को दृश्य बनाना यानी ग्राउंड वाटर के बारे में कहा गया। मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, अदृश्य को दृश्य बनाना, एक ही बात है, हिंदी में लिखे चाहे अंग्रेजी में। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया किस दिन को? यह हाल ही में फैसला लिया गया है, मनाया भी जाता है। बहुत सारे टीका चलता है, पोलियो भी इसी दिन, पोलियो के चलते इसका नाम पड़ा था। 16 लिखिए, हैं ना 16 मार्च। इस बार 2022 में इसका विषय था वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। अभी बिम्स्टेक का अध्यक्ष कौन सा देश है? बिम्स्टेक का अध्यक्ष, अचानक से विषय बदल जा रहा है ना, तो बहुत यही करंट है, अचानक विषय बदलता है। बिम्स्टेक का अध्यक्ष थाईलैंड, अभी बिम्स्टेक का अध्यक्ष है थाईलैंड। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर हुआ था?
करेंट आप लोग इधर, वेरी गुड, श्रीलंका में, वेरी गुड, श्रीलंका में। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। चलिए लिखिए AQVER, लिखिए AQVER, हाँ VERIUM, AQVERIUM क्या है? नहीं, इसका उच्चारण मत ऐसे मत कीजिए। यह भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक है। यह भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक है। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक जो बेहतर जल प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है बेंगलोर, कर्नाटक में। पहला डिजिटल वाटर बैंक। अभी हाल ही फिलहाल में एक डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। उस डॉक्यूमेंट्री का क्या नाम है? एक डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, उसका नाम है राइटिंग विद द फायर। राइटिंग विद द फायर एक समाचार पत्र के बारे में है। समाचार पत्र का नाम है खबर लहरिया। समाचार पत्र का नाम है खबर लहरिया। उसी पे डॉक्यूमेंट्री बना है, राइटिंग विद द फायर। वह देश का पहला कौन सा राज्य है? देश का पहला वह कौन सा राज्य है जिसने कार्बन तटस्थ खेती के तरीके पेश किए हैं? कार्बन तटस्थ, कार्बन तटस्थ खेती के तरीके देश के किस राज्य ने पेश किया है? केरल। आंसर लिखिए केरल। माई गॉव यानी मेरी सरकार संपर्क मंच ऐसा पोर्टल बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? माई गॉव संपर्क मंच तैयार करने वाला एक मतलब ऐप है जो कि जिस पर इंटरेक्टिव हो सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर। अब राज्य का क्या कहिएगा इसको? उपराज्यपाल हैं तो वहाँ का वो तो केंद्र शासित प्रदेश है ना। मनोज सिन्हा वहाँ के उपराज्यपाल हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। कश्मीर के कौन है? मनोज सिन्हा, ठीक है। भारत का पहला, लिखिए, भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन। ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन। ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन जो हाइड्रोजन द्वारा संचालित है। इसका शॉर्ट फॉर्म है FCEV। लिखिए FCEV, भारत का पहला FCEV। इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में FCEV, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। हाइड्रोजन पे चलता है। इसका नाम क्या है? इस कार का नाम क्या है? इस कार का नाम है टाटा मिराई। टाटा मिराई। जो इन्फॉर्मेशन लिखाए हैं 5 मिनट आप लोग उसको रिवाइज कीजिए। जो आज लिखवाए हैं मात्र 5 मिनट का समय है उसको रिवाइज करने के लिए। उसके बाद 5 मिनट हम पूछेंगे। आप लोग ने भी जो लिखा है उसको एक बार देख लीजिए ऑनलाइन में भी। भारत में सबसे अधिक करोड़पति कहाँ रहते हैं? मुंबई, ठीक है। 20,300 करोड़पति है वहाँ पे। सेकंड में दिल्ली है 17,400, उसका कलकत्ता 10,500। एक करोड़पति के बाद कितना मिलियन होगा रुपया? मिलेनियर किसको कहते हैं? अंग्रेजी में होता है जैसे $1 मिलियन किसी के पास होता है ना, उसको करोड़पति कहते हैं नॉर्मली। ऐसे भारत में तो करोड़ होगा तो करोड़पति कहेंगे। याद करते करते भी कुछ इन्फॉर्मेशन याद आ जा रहा है। जैसे कि भारत की जो UPI है ना, UPI जो पेमेंट का ऑप्शन है, उसको अपनाने वाला कौन सा दूसरा देश है जो कि
नेपाल सर नेपाल 4 बार ऑप्शन आ रहा था। नेपाल ही ना कि नेपाल सर नेपाल कोई नया देश है। भारत के सबसे भरोसेमंद कंपनी का पुरस्कार किसको मिला है? कोल इंडिया लिमिटेड को। कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी का पुरस्कार मिला है। कल 3 बजे एक फुल टेस्ट होगा आप लोग का, जो लोग इच्छुक होंगे और जो लोग अनिच्छुक होंगे वो सब शामिल होंगे। ओके ओके, यदि कल आप लोग शामिल नहीं हो तो उसका नुकसान ये होगा कि आप जब आइएगा तभी टेस्ट हो जाएगा और कभी भी टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब टेस्ट आप लोग का 3-4 लेना है। इसके बाद का जो टेस्ट होगा ना वो सारा औचक होगा, बिना बताए होगा। पढ़ लिया आप लोगों ने? चलिए, नहीं अब बता दीजिएगा आप लोग। बताइए बिम्स्टेक का जो है अभी अध्यक्ष कौन है? मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, नृप आप बताइए, आपको जाना है 10-5 मिनट में। मेकिंग द विजिबल इनविजिबल किसके लिए है? यह किसका थीम है? भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? भारत की 23वीं बोर्ड मध्य, वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? दोहा में जो बिलियर्ड्स का गेम हुआ वो किसने जीता? पंकज अडवाणी। लक्ष्य सेन ने कौन सा पुरस्कार जीता है? टॉम्ब ऑफ द सैंड किस लिए प्रसिद्ध हुआ है? टॉम्ब ऑफ द सैंड ऑस्कर में नहीं, मान बुकर में, मान बुकर के लिए गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किस महिला को मिला है? रिजवाना हसन। दुनिया भर में कितनी महिलाओं को अमेरिका का विदेश विभाग देता है? 12। और कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा, बाकी लोग ऑनलाइन हो गए, ऑफलाइन है क्या? तो कुछ बोलिए तो कभी। डीजी, चलिए ये सवाल आप ही से है, बाकी और कोई नहीं बोलेगा। डीजी साथी क्या है? डीजी साथी क्या है? यूपीआई 123 और डीजी साथी किसका पहल है? आरबीआई का। द ब्लू बुक के राइटर कौन है? अमिताभ कुमार। एलन मस्क की 2 कंपनी। हाँ, यूरोपीय संघ की पहली महिला राष्ट्रपति? वेरी गुड। मिस वर्ल्ड 2021, एबल पुरस्कार 2022? वेरी गुड। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार पाने वाला राज्य? FATF के अध्यक्ष? FATF के अध्यक्ष? आप लोग तो इतना जल्दी बताने लग रहा है कि देख के ही बता रहे हैं कि मतलब आंख बंद करके बताइए, बिना कॉपी बिना देखे या किताब बिना देखे। पंजाब के जो मुख्यमंत्री बने हैं कौन मुख्यमंत्री हैं वहाँ के? 18वें। ठीक है, ये सब सवाल नहीं पूछेगा, ऐसे मजाक कर रहे थे। ठीक है। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO? फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO? हाँ, वेरी गुड, प्रशांत झावेरी। किसी जीवित व्यक्ति पर सोलर प्रोब का नाम रखा गया, किस व्यक्ति के नाम पर? यूजीन पार्कर। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर, मेल फीमेल? माई ईवी क्या है? नारी शक्ति पुरस्कार 29 महिलाओं को दिया गया। बिहार के किस महिला को मिला? हाँ, बिहार में कहाँ की रहने वाली है? बोल्जमैन पुरस्कार बोल्जमैन मेडल किसको मिला है? यदि आप लोग बिना किताब कॉपी देखे बता रहे हैं तो ये तो बहुत क्रांतिकारी है, किसी का गलती ही नहीं हो रहा है। नहीं, चलिए ये अच्छी बात है। परम शक्ति, हाँ ऐसे ही एक मैंने, चलिए एक और लिख लीजिए।
परम गंगा क्या है? यह भी एक सुपर कंप्यूटर है। हाँ, परम शक्ति जो है आईआईटी खड़गपुर ने बनाया है, और परम गंगा आईआईटी रुड़की ने, परम शक्ति हाँ रुड़की ने बनाया है। ठीक है, चलिए एक आखिरी लिखवा के आज के लिए समाप्त करते हैं, क्योंकि 12 बजे 2 लोगों को निकलना है, फिर हम कल पढ़ाएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, 3 दिन में आपका करंट का मटेरियल भी मिल जाएगा, और जो मिल जाएगा उसको पूरा पढ़िएगा, बाकी आपकी इच्छा, यदि चाहें तो कुछ और भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, PDF फॉर्म में मिल जाएगा आप लोगों को, ज़्यादा है भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। हाँ कोल्ड, हाँ सन्य अभ्यास है नाटो का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 मार्च। 14 मार्च। इस बार जो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया गया, उसका थीम क्या था? तो लिखिए, ये शायद पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट में से है, टिक लगाया हुआ है मैंने इसको। फेयर डिजिटल फाइनेंस। इस बार उपभोक्ता दिवस का थीम था फेयर डिजिटल फाइनेंस, फेयर डिजिटल फाइनेंस। ठीक है, फुल टेस्ट होगा, इसमें किसी भी ये बाध्यता नहीं है कि हमने जो पढ़ाया है उसी में से आएगा, या BPSC के स्तर का आएगा। आप, या आपकी तैयारी पर निर्भर करता है कि आप इसमें कैसा करेंगे। जो इसमें 50% से 55% से ऊपर लाता है, यानी 55% से ऊपर नंबर लाता है, वो मान के चले कि BPSC में वो सेफ है। ठीक है, तैयारी कीजिए, और कल एक बार टेस्ट का टाइमिंग आप लोग मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली वो हाँ 3 बजे होगा कल टेस्ट दिन में। किसी को कोई दिक्कत, ऑनलाइन भी आप लोगों को मटेरियल मिल जाएगा। हैं 3 बजे टेस्ट देने में किसी को दिक्कत है कल? तो अभी तो एक दिन आप लोग पढ़िए जम के, और कल टेस्ट दीजिए। हैं ठीक है, थैंक यू।